वेलकम बैक हिंदी स्टोरीज विद मन्नत। हमारी आज की स्टोरी है वृद्धाश्रम। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रजनी जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। ये उनका रोज का नियम रहता है। उन्होंने दरवाजा खोला ही था कि बहू अलका के चिल्लाने की आवाज आई। देखो, तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती है और दिन भर घर में मैं ही खटकती रहती हूँ। सारा घर मुझे ही देखना होता है। झाड़ पोंछ से बर्तन, कपड़े और खाने का काम भी करो। मैं तो इस घर से कभी निकल नहीं पाती हूँ। अरे, इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाए, मुझे तो इनकी जरूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज आई। अलका अंदर भागी। तब तक रजनी जी मंदिर के लिए निकल चुकी थी। रजनी जी ने सब सुन लिया था। फिर ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। अलका के चिल्लाने का रोज यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा शरद भी घर पर ही होता था। अलका ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि उसमें शांति से रह नहीं सकते थे। रजनी जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थी, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा शरद है तो उसी के साथ रहना था। शरद भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ रजनी की एक बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ सभ्य व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून बेटे के व्यवहार से रजनी जी मन ही मन दुखी होती थी। कहती वो दोनों से कुछ नहीं थी, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वो काफी देर ईश्वर के सामने हाथ जोड़ती रही। शक्ति दे, हे ईश्वर, शक्ति दे। एक माँ को ये सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वो थोड़ी देर वहां से छोटे बच्चों को देखती निहारती रहती थी, जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही सटा हुआ एक छोटा सा स्कूल है। काश बचपन कभी बड़ा नहीं होता। वो आहें भरती और उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था। तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वालों ने उन्हें 9वीं तक तो पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 10वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी कर देते थे। शरद के पिता यूं तो अच्छे थे, पर उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत थी और ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और वो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर रजनी जी बैठने लगी। वो दुकान भी संभालती और घर भी संभालती। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वो बहुत खुश रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। शरद भी पढ़ाई में औसत दर्जे का ही था। वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। अब तो दुकान और भी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे शरद ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और रजनी जी अब पूरी तरह से घर संभालने लगी। शरद की शादी की उम्र हो चली थी। अलका शरद को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता देखकर रजनी जी काफी खुश थी और वो इस चीज से भी खुश थी कि शरद में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वो काफी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर अलका ने संभाल लिया था और दुकान शरद ने। तो अब रजनी जी निश्चिंत हो गई थी। अब वो चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो अलका भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कि कितना खर्चा होता है। हमें तो हनीमून पर कहीं नहीं ले गई और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल अलका हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहां जाना काफी महंगा पड़ रहा था, इसलिए शरद ने मना कर दिया था और फिर वो गुस्से में कहीं भी नहीं गई। रजनी जी बहू के मुंह से ये सब सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी। इसलिए उन्होंने फिर कभी चली जाऊंगी ये कहकर मन को समझा लिया। अब तक घर का खर्च रजनी जी ही चला रही थी। शरद दुकान की कमाई उनके ही हाथों में देता था, फिर वो बैंक में जमा करवा देती थी। लेकिन अलका को इससे भी दिक्कत थी। शरद रजनी जी को दुकान की कमाई लाकर देता था, ये बात अलका को पसंद नहीं थी। तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक में जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। रजनी जी ने ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाई या वो चलाई एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू है और उन्हें इनके ही साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। रजनी जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभला दी और
घर बहू को संभला दिया। आखिर मुझे अब करना भी क्या है, 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर ये 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता था। अलका बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और शरद भी चुप्पी साधे रहता था। अलका अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे रजनी जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वो बाथरूम में फिसल गई और उनके पैरों में चोट लग गई। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वो मंदिर नहीं गई तो अलका बड़बड़ाती रहती थी, अपनी मनहूस सूरत लिए घर में बैठी रहती है। इससे अच्छा तो यही था कि रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को देती थी। पर इनकी नजरें तो खाने पर ही गड़ी रहती है। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतजाम कर दो। अलका ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम? ये शब्द रजनी जी ने सुने तो सुन पड़ गई। ये लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी शरद की आवाज आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन रजनी जी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। वो उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वो अपने सास से छुटकारा पाए। रजनी जी के पैरों से जमीन सरक गई। आखिर वो तो इनको जरा भी परेशान नहीं करती है, अपने पोतों को भी देख लेती है और बहू के कितने सारे काम कर देती है। ये बात और है, वो उनके द्वारा किए गए कामों को गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वो ही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इनके हवाले कर दिए हैं, और तो क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वो पूरी सुस्त और उदास रही, अपने पति की तस्वीर से बातें करती रही। तभी उनकी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों के मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वो धीरे धीरे मंदिर के पास स्कूल में गई। वहां टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वो किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त हैं। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फोन नंबर दिया और कहा कि वो बात कर ले। वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उनकी संपत्ति, घर, जमीन, दुकान, सब पर पत्नी का ही हक होता है और ये घर और दुकान भी रजनी जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है, कानून आपके साथ है। ये सुनते ही रजनी जी की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तब अलका बोली कि मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति की देखभाल करूं या आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें भी अपना कमरा चाहिए, घर में जगह नहीं है। तो शरद और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चिंता मत करिएगा, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर खुश रहेंगी। तभी शरद बिना लाग लपेट के बोलता है, मम्मी आपका सामान पैक कर लो, हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई है। थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। रजनी जी सामान्य होकर बोलती है, हाँ अलका, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तुम्हें भी नहीं, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सके। ये कागजात पढ़ लो, इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। बहू तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो, कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा लेना। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर हाँ, अब तुम दोनों को ये घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। मैं जब तू छोटा था तब भी दुकान अच्छे से संभालती थी। शरद, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ली, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह नया लड़का रख लिया है जो तेरा सारा काम काज संभाल लेगा। रजनी जी का साहस और हिम्मत देखकर दोनों वो चक्की रह गई। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं?
आप हमें दोनों को घर से निकाल रही हो। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं, शरद ने कहा। तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, वो चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं ये सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं, अलका घर की बहू है और वो सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हक नहीं है। ये घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ। फिर वो अलका से कहती है, बहू, तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतजाम कर लो, और हाँ, बच्चों को स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता लगे कि दादी ने उनके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर में आराम से रहूंगी। मुझे रोज रोज अपमान के घूंट तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूंगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊंगी। और अलका बहू, तो क्या कहती थी कि मेरी नजरें तेरे बच्चों के खाने पर लगी रहती है। अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारी भी खाने की इच्छा होती है, और तूने कभी मुझे भरपेट खाना ही नहीं दिया। ये जो तू खाने पर रोब जमाती है, ये मत भूलो कि ये खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता है। अलका और शरद की नजरें झुक गई। उन्होंने माफी मांगी, पर रजनी जी उन्हें माफ ना कर सकी। दोनों अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चले गए। जो बेटे बहू अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की सोचते हैं या भेज देते हैं, तो वो कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। ईश्वर का न्याय इसी जन्म में हो जाता है। हमारी आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।